वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSS वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी, जिसमें हमने संज्ञा प्रारंभ की थी और संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के उदाहरण देखे थे और फिर प्रकार प्रारंभ किए थे। प्रकार में हमने देखा था कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था और दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जो कि 2 प्रकार से होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब संज्ञा का तीसरा प्रकार आज देखेंगे, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो जिन शब्दों से व्यक्ति या फिर पदार्थ के नेचर का पता चले, धर्म का पता चले, क्वालिटी का पता चले, गुण का पता चले, दोष का पता चले, या फिर स्टेट या फिर अवस्था का पता चले, व्यापार या फिर एक्टिविटी का पता चले, भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार आदि का बोध हो, तो उनको कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर आप किसी व्यक्ति या फिर पदार्थ में उसका नेचर देखें, गुण देखें, दोष देखें, अवस्था देखें, एक्टिविटी देखें, भाव देखें, स्वभाव देखें, अवधारणा देखें, विचार देखें, तो आप समझ जाएंगे कि भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कि कोमल से बना है कोमलता, कोमलता हो जाएगी एक भाववाचक संज्ञा। लंबाई एक विशेषता बता रही है तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बचपन एक अवस्था है तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक अवस्था है तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। शत्रुता एक भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा है। सलाह एक प्रकार की अवधारणा है, विचार है, ये भी भाववाचक संज्ञा। मातृत्व एक गुण है, ये भी भाववाचक संज्ञा। औचित्य ये भी भाववाचक संज्ञा। दासता, मित्रता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हो गई। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है? ऐसे ही इससे मिलते जुलते शब्द आपको जहाँ पर भी दिखे आप समझ जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आप जैसे कि बचपन देख रहे हैं, लंबाई देख रहे हैं, ठीक है, कोमलता देख रहे हैं, तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विशेषण होते हैं, जो किसी शब्द की, व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गुण दोष उसमें भी होता है। अब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन बनाता है। जैसे कि बुराई से बुराइयां बन जाएगा, दूरी से दूरियां बन जाएगा। ठीक है, मतलब दूरी, थोड़ी सी दूरी, दूरियां मतलब कई सारी दूरियां। प्रार्थना से प्रार्थनाएं बन जाएगा। तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, किंतु ये शब्द भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप ही हैं। कुछ लेखकों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन रूप जैसे कि रावणों, जयचंदों, विभीषणों, इनको जातिवाचक संज्ञा मान लेने की तरह भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचनों जैसे कि बुराइयां, दूरियां, प्रार्थनाएं, इनको भी जातिवाचक संज्ञा मान लिया है, जो कि गलत है। तो समझ गए आप? जैसे आपको बुराइयां, दूरियां, प्रार्थनाएं, कहीं पे भाव, गुण, दोष, ये सारी चीज़ें दिखे और उसका बहुवचन दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? लेकिन जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बन जाता है और फिर वो बन जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है ना। जैसे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल के रूप में रावणों के उसमें सेंस में देखा था। ठीक है, तो जयचंदो, ये सब क्या है, ये जाति को दर्शा रहे हैं, जबकि रावण तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, रावण तो एक ही था, लेकिन रावणों से क्या हो गया, एक प्रकार की जाति बता दी। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाएंगे तो वो भाववाचक संज्ञा ही रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इसको देखा। अब जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन बनते हैं लड़का से लड़के, सड़क से सड़के, उसी तरह भाववाचक संज्ञा के बहुवचन बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ 10 बुराइयाँ, यहाँ पर बुराइयों के साथ क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिन लिए जाएगा। ये नहीं गिनेंगे हम भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, क्योंकि ये बुराइयों का समूह नहीं है, ये बल्कि 10 अलग अलग प्रकार की बुराइयां बताई गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया गया है, हवाई यात्रा शुरू होने से उदयपुर और जैसलमेर की दूरियां कम हो गई। तो यहाँ स्पेसिफिक बताया है कि जयपुर से उदयपुर और जयपुर से जैसलमेर, ये जो है दूरी, ये कम हो गई। तो 2 अलग अलग प्रकार की दूरी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि कई सारी दूरियां नहीं है, एक कोई दूरियों का भाव नहीं है, तो ना तो जातिवाचक संज्ञा है, ना ही
ये भाववाचक संज्ञा है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि विमल की 3 शिकायतें दूर हो गई, लेकिन अभी 2 शिकायतों का दूर होना शेष है। तो 5 अलग अलग शिकायतें हैं जिनको दूर किया जाना है। ठीक है, जैसे कि 5 अलग अलग लड़के यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनका वो अलग अलग पर्टिकुलर एक अलग अलग लड़का है, ना कि लड़कों की जाति के बारे में बताया गया है। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लड़के ये खड़े हुए हैं, तो इनसे भाव का बोधन नहीं हो रहा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, अलग अलग कंडीशन समझाई गई है। अगला दिया गया है भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब इनको जरूर ध्यान से देखना है, इसी से आप पहचान पाएंगे कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बन जाती है भाववाचक संज्ञा विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो कुछ प्रत्यय आदि लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है जातिवाचक संज्ञा को। जैसे लड़का के आगे पन लगा दिया तो लड़कपन बन गया, मित्र के आगे ता लगा दिया तो मित्रता बन गया। अब लड़कपन मित्रता ये भाव हो गए, ये भाववाचक संज्ञा है। पशु से पशुता बनता है, ये भाववाचक संज्ञा है। आदमी से आदमियत बनता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चिकित्सक से चिकित्सा बन गया, चिकित्सा भाववाचक संज्ञा है, इसको याद रखना है। चिकित्सक भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। चिकित्सक, चिकित्सा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चोर क्या करेगा? चोरी करेगा, चोर की विशेषता है चोरी करना, तो ये बन जाएगी, चोरी को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चोर तो एक प्रजाति हो गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तरुण से तरुणाई बनी, तो ये जातिवाचक संज्ञा है तरुण, और भाववाचक संज्ञा बन गई तरुणाई। पुरुष से पुरुषत्व, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। मर्द से मर्दानगी, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगाकर, कुछ तद्धित प्रत्यय लगाकर उनको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अगला दिया गया है सर्वनाम से बनाकर। तो सर्वनाम से विभिन्न प्रकार के तद्धित प्रत्यय लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे कि निज से बना है निजत्व, अपना से बना है अपनापन, सर्व से बना है सर्वस्व, अहम से बना है अहंकार, और मम से बना है ममता या फिर ममत्व। तो ये सब क्या है? ये सर्वनाम से बना दिए गए तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है उससे बनाई अभी भाववाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम से भी कुछ प्रत्यय लगाकर बन जाती है भाववाचक संज्ञाएं। इसके बाद विशेषण में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे कि बूढ़ा एक विशेषण है, बूढ़ा में प्रत्यय लगा दी पा तो बन गया बुढ़ापा। चतुर एक विशेषण है, चतुर में प्रत्यय लगा दी ता तो बन गया चतुरता, और ये बन गया एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास बन गई। ठीक है, तो मीठा की विशेषता क्या है? उसमें मिठास होगी, और ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मधुर से बना है मधुरता या फिर माधुर्य, खट्टा से बना है खटास या फिर खट्टापन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हो गई। अगला दिया गया अरुण से बना है अरुणिमा, ये भाववाचक संज्ञा है। कंजूस से कंजूसी, भाववाचक संज्ञा। उचित से औचित्य। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उचित से औचित्य बनाएंगे और औचित्य होगी भाववाचक संज्ञा। उचित क्या है? उचित एक विशेषण है। लघु से लघुता, आलसी से आलस्य, विद्वान से विद्वता, गरीबी से गरीबी। ठीक है, गरीब से गरीबी, गरीबी एक विशेषता है, गरीब एक जाति है, तो ये विशेषण है गरीब। भूखा से भूख। ठीक है, ये भूखा भूख, इसको ध्यान रखें, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाता है। तो भूख क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है और भूखा एक विशेषण है। परिष्कृत से परिष्कार बना है, और धीर से धैर्य या फिर धीरज बना है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद क्रिया में भी क्रिया से संज्ञा और विभिन्न कृत प्रत्यय लगाकर इसमें बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञाएं। जैसे चढ़ना से चढ़ाई है, चलना से चाल है, दौड़ना से दौड़ है, सजाना से सजावट, ये भाववाचक संज्ञा। उतारना से उतार, भाववाचक संज्ञा। कमाना से कमाई बना दिया, भाववाचक संज्ञा। गाना से गान बना दिया, ये भाववाचक संज्ञा है। जीना जीवन, झुकना झुकाव, खेलना से खेल। ठीक है, तो खेलना से क्या है? खेलना क्या है? क्रिया है, और खेल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा बन गई। थकना एक क्रिया है और थकान क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पहुंचना क्या है? एक क्रिया है, और पहुंच क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जीतना क्या है? क्रिया है, और जीतना जीत से बना है, तो ये बन गई एक भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मिलाना से बना है मिलावट, भाववाचक संज्ञा। हंसना से बना है हंसी, भाववाचक संज्ञा। और पीना से बना है पान, तो पान एक भाववाचक संज्ञा है, पीना एक क्रिया हो गई। ठीक है, ड्रिंकिंग ये आपकी क्या है? वर्ब है, और उससे आपने बना ली भाववाचक संज्ञा पान। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रिया से परिवर्तित करके कृत प्रत्यय लगाकर बना दी गई हैं भाववाचक संज्ञाएं। अगला है अव्यय। अव्यय से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे निकट से निकटता, दूर से दूरी, नीचे से नीचता,
ऊपर से ऊपरी और धिक से धिक्कार, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार ता, त्वा, पन, ई, आई, आ, इयत, आहद, ता, या आदि प्रत्यय लगाने से अन्य शब्द भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदी में संज्ञाएं लिंग, वचन, कारक द्वारा अपना रूप निर्धारण करती हैं। ये संज्ञा के विकार तत्व कहलाते हैं, विकारक तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार से अगला दिया गया है विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। हिंदी में विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, यह गरीब शब्द लड़के का संज्ञा विशेषण है। अगला दिया गया है गरीब लोग पढ़ नहीं सकते, अमीर लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो गरीब हैं लोग हैं और अमीर ये भी लोग हैं, तो ये क्या है, ये विशेषण है। अब यहाँ पर गरीब विशेषण गरीब लोग संज्ञा के स्थान पर तथा अमीर विशेषण अमीर लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इन विशेषणों को की जो भूमिका है वो संज्ञा के होने के कारण इन पदों को संज्ञापद ही समझना चाहिए। तो एक प्रकार से ये संज्ञा शब्द ही है। ठीक है, यहाँ पर गरीब का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है, अमीर का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके बाद अन्य प्रयोग देखें, ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं है, तो ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये संज्ञा बन गई। बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर बड़े लोगों को छोटे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, ये संज्ञा शब्द बन गया। अब यहाँ भूखो लिखा है, तो यहाँ से तात्पर्य क्या है, भूखो मतलब भूखे लोगों को खाना खिलाओ, मतलब भूखे लोग क्या बन गए, ये संज्ञा बन गई। तो यहाँ पर ईमानदारों, बड़ों, भूखों शब्द ये सब विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बने हुए हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी रूप में परिवर्तन होगा, संज्ञा के किसी ना किसी फॉर्म में वो चेंज होकर संज्ञा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का, सबका संज्ञा के रूप में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं। अगला दिया गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की पहचान। इसको देखते हैं। जिस संज्ञा व्यक्ति या वस्तु को हम देख, सुन और स्पर्श कर सकते हैं, जो भौतिक आकार लिए हुए हैं, चाहे वह भौतिक आकार सूक्ष्म हो जैसे कि हवा और अमीबा, चाहे स्थूल हो जैसे कि लाल किला, कमरा और सड़क, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होती है। किंतु यदि हम किसी को इंद्रियों से भौतिक रूप से देख, सुन और स्पर्श नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, केवल अपने मन में विचार या फिर अनुभूति कर सकते हैं, अनुभूति के रूप में उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इमोशन क्या होता है, भाव क्या होता है, आप उसको फील ही करते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो लेकिन अगर आपने लाल किला बोला, आपने सूर्य बोला, आपने हिमालय बोला, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको देख रहे हैं, ये स्थूल रूप में है, आप इनको छू सकते हैं। ठीक है, भौतिक आकार है इनका कुछ, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है उनका कोई भौतिक आकार नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहचान है। अब नीचे लिखे गए शब्दों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटनी है। जैसे यहाँ पर दीपावली दिया गया है, हाथी दिया गया है, गीता दी गई है, व्याकरण, इंसानियत। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, व्याकरण है, आग है, सुंदरता है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इत्र है, खुशबू है, ललाई, सफेदी, यमुना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आपको दी गई हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो गीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता एक ग्रंथ है जिसको आप जानते हैं और एक ही ग्रंथ है अपने आप में, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो गीता निश्चित श्लोकों में लिखी हुई दुनिया की एकमात्र पुस्तक है, तो निश्चित श्लोक पढ़कर पहचान सकते हैं कि यह गीता है, तथा एक स्थान विशेष पर ही बहने वाली विशिष्ट यमुना नदी दुनिया में केवल एक ही है, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो यमुना और गीता क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या क्या, हाथी एक जानवर है, और हाथी जो आपके स्टेट में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वैसा ही हाथी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, वैसा ही हाथी कर्नाटक में मिल जाएगा। तो हाथी क्या है, एक प्रजाति बन गई। तो ये क्या होगी, है तो जानवर, जानवर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जानवर में हाथी भी जातिवाचक संज्ञा है, शेर भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के शेरों के समूह को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे कि ये भी शेर है, ये भी शेर है, एक प्रजाति ही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आग क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इत्र जातिवाचक संज्ञा है। दोनों को गुणों के आधार पर देखकर सूंघकर पहचान सकते हैं, और ये दुनिया में अनेक है, मतलब अलग अलग जगह इत्र कई प्रकार के होते हैं, आप सूंघकर पहचान सकते हैं ये इत्र है, आग को देखकर पहचान सकते हैं कि ये इत्र है, तो ये जाति है। अगला दिया गया भाववाचक संज्ञा, तो दीपावली एक त्योहार है, त्योहार की अवधारणा है, इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे।
इसके बाद दीपावली को देख नहीं सकते, दीपों को देखा जा सकता है, तो दीप क्या हो गए, दीप नहीं होंगे भाववाचक संज्ञा। व्याकरण एक भाषा शास्त्र की अवधारणा है। इंसानियत, सुंदरता, खुशबू, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कमरे की सफ़ेदी अच्छी है, तो कमरे की सफ़ेद दीवार को तो देख सकते हैं, किंतु सफ़ेदी के अच्छे होने को हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये सफ़ेदी आदि ये सब क्या हो गया, ललाई, सफ़ेदी, खुशबू, ये इत्र, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब हो गई। इत्र नहीं, इत्र तो जातिवाचक संज्ञा है। खुशबू और सुंदरता, इंसानियत, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे भाववाचक संज्ञाएं परिवर्तित हो जाती हैं, कैसे विशेषण को भाववाचक बना देते हैं, क्रिया से भाववाचक बन जाते हैं, सर्वनाम से बन जाते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं को भी भाववाचक संज्ञाएं परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, फिर अलग अलग तरीके से उनका परिवर्तन देखा, और फिर हमने देखा किस प्रकार से संज्ञाओं की पहचान की जा सकती है। और एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, या फिर देखिए कि संज्ञा के एग्जाम्पल आपको देने हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।